चित्रकला या चित्रलिपि इत्यादि पाई जाती है। तो आज हम जो उसके आगे का लेंगे, और इसमें मूर्तिकला और विशेष मूर्तिकला का आज हम पहले लेंगे, और उसके बाद में चित्रकला के इतिहास की बात करेंगे। उस संबंधित सूत्र को जोड़ने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इसमें इसके मध्य अंक किन राजाओं का शासनकाल रहा, कि जिन्होंने जो मूर्तिकला की जो भी सिंधु परंपरा में थी, वो एक दीर्घ काल तक सभ्यता तो नष्ट हो गई, लेकिन उसके जो में उदाहरण मिले हैं उससे भिन्न उदाहरण हमें यहाँ पर मिलते हैं। वहां पर मूर्तिकला का आरंभ तो हो गया है, लेकिन वो मिट्टी की मूर्तियां हैं, या फिर बाद में जाकर कांसे की मूर्तियां मिलती हैं। अब वैदिक सभ्यता में किस प्रकार की मूर्तियां बनती थी, कुछ विशेष उनके उदाहरण नहीं है, किंतु जो हमें ग्रंथ लिखे गए काफी, और उन ग्रंथों के बारे में जगह जगह पर दिया जाता है। हम जिस सभ्यता से संबंधित, सभ्यता का मतलब जिस धर्म से संबंधित मूर्तियों की यहाँ पर बात करेंगे, वो जो है वो मोस्टली तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, किंतु जैन धर्म से संबंधित भी हमें कुछ मूर्तियों के बारे में पता चलता है। तो बौद्ध धर्म से पूर्व जिन राजाओं का शासन काल रहा, उनमें शैशुनाग वंश और नंद वंश, ये दो बड़े वंश थे जिनका शासन रहा, और इन्होंने ही जो थोड़ा बहुत जो मूर्ति कला का कार्य किया, वो एक संधि काल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो मूर्तियां बनी, उनके बारे में मूर्तियों पे कुछ नाम भी लिखे हुए मिलते हैं। कुछ ऐसा भी कहा गया है कि ये मूर्तियां यहाँ पर जिन राजाओं का ये मगध से संबंधित हैं, और मगध में मगध के जो अन्य क्षेत्र थे वो भी दो प्रकार से बटे हुए थे। उनमें गणतंत्र भी था और प्रजातंत्र की भी व्यवस्था पाई जाती थी। आपने अजात शत्रु का नाम सुना होगा हिस्ट्री में। ये अजात शत्रु इसी शैशुनाग वंश का है, और इसकी एक बड़ी प्रतिमा मिलती है जो लगभग 562 ईसा पूर्व की है, और ये मथुरा के पास में परखम नामक स्थान है, वहां से मिली है। और इसलिए इसको मतलब इस काल में यक्ष की प्रतिमाएं मिली हैं। यक्ष एक हष्ट पुष्ट पुरुष होता है, और आपने सुना होगा यक्ष प्रश्न, मतलब विशालता का, जिससे हमें आभास हो। तो इसे परखम का यक्ष कहकर इसको संबोधित किया गया। इस मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से एक नाम दिया गया इसको, और ये मूर्ति इस समय मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये साधारण हाइट की मूर्ति नहीं है, लगभग 9 फीट ऊंची मूर्ति है। तो यदि साधारण होती तो 6-7 फीट तक के अंतर्गत आ जाती। साधारण मानव की जो लंबाई होती है उसके आसपास की हाइट होती है, पर इसे विशाल बनाया गया, और इसे यक्ष का, परखम का यक्ष या यक्ष मूर्ति का नाम दिया गया है। उस काल में, शैशुनाग काल में ही महाकवि भास भी हुए हैं, जिनके मतलब उनके साहित्य से पता चलता है कि उस काल में इस तरीके की प्रथा थी कि मूर्तियों, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी, और उन्हें किसी एक विशेष स्थान पर रख दिया जाता था। तो वो जैसे कि उनका पूर्वजों का देव मंदिर हो जाता था, इस तरीके का प्रावधान उस समय था। और इसके बारे में अगर मैं सिर्फ एक साधारण बात कर रही हूँ, बहुत कोई ऐतिहासिक बात नहीं, आपने सुना होगा रामचंद्र जी भी एक अपने उसमें जाते हैं, जब वो वनवास से लौटकर, और तब वो एक मंदिर में देखते हैं मूर्ति, उनमें शायद राजा दशरथ की भी मूर्ति है, तब एकदम आश्चर्यचकित होते हैं। तो इस तरीके की चीजें, यानी देव मूर्ति नहीं, पूर्वजों की मूर्तियों को रखने का कुछ इस तरीके का जो प्रावधान था, बहुत महाभारत और रामायण काल से चला आ रहा था। कुछ इस तरीके के संदर्भ मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि जो मूर्तियां एक स्थान पर, एक जगह पर संग्रहित मिलती हैं, कि वो संभवतः उनके पूर्वजों का देव मंदिर रहा होगा, जहां उनकी मृत्यु के पश्चात उनको श्रद्धांजलि अथवा उनकी पूजा की जाती थी। और यहाँ पर जो अन्य मूर्तियां जो मिली हैं विशेष, जैसे कि एक तो अजात शत्रु की है, एक अजात शत्रु के पोते की अजोदयी है, और इसने पाटलिपुत्र नामक यानी पटना शहर को बसाया था।
और ये 467 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। इसी का ही पुत्र है नंदीवर्धन, और इसकी मूर्ति भी यहीं से पटना के समीप ही प्राप्त हुई है। तो प्राचीन नाम पटना का पाटलिपुत्र है, और आसपास के क्षेत्रों से ही ये दोनों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका पिता और पुत्र का संबंध है। इसमें अज उदयी और नंदीवर्धन ये दोनों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दोनों के हाथ खंडित हैं और ये पत्थर पर बनी हुई मूर्तियां हैं। तो ये एक ही शैली की, तो अजातशत्रु की मूर्ति, और ये जो दूसरी है अज उदयी की मूर्ति, और तीसरी नंदीवर्धन की मूर्ति, ये सभी मूर्तियां ऐसी हैं जो कि एक ही प्रकार की शैली की बनी हुई हैं। और जब मूर्तियां बनने का प्रचलन हुआ, तब उस समय की समझिए कि ये मानव मूर्तियों के सुगठित गढ़न की ये सर्वप्रथम मूर्तियां कही जा सकती हैं। तो इस तरीके की चीज जो है, मतलब मानव को बाकायदा उसके पूरे शरीर का गठन अच्छे व्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा था मूर्तियों के रूप में, और इनको यक्ष मूर्तियां ही कहा गया है विभिन्न विद्वानों के अनुसार। और जिनकी की भुजाएं भंगित हैं, लेकिन शरीर जिनके मजबूत दिखाई देते हैं। अब इनमें इतना गठन, इनमें इतना ऐसा शैलीगत गठन का मतलब जैसे कि आंखों के हाव भाव होते हैं, वो बहुत अधिक इनमें जीवंत नहीं है। और इस शैली से संबंधित इस कुछ स्त्री और पुरुष की अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक स्त्री तो मथुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है, और इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 6 फुट 7 इंच है, यानी ये भी लंबी चौड़ी है, यक्षी कह सकते हैं जिसे। तो ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये ग्वालियर राज्य से प्राप्त हुई है, एक मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है, और तीसरी पुरुष मूर्ति है जो कि ये भी परखम, जहां से पहली अजातशत्रु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसी स्थान के पास से प्राप्त हुई है। तो मथुरा में इसका भी संग्रह कर लिया गया। मथुरा संग्रहालय शुंग, सातवाहन और ये जो है कुषाण वंश, इनको मथुरा शैली भी कह दिया जाता है। लेकिन यह है कि मथुरा में जो संग्रहालय है, उसके आसपास जो संग्रह किया गया है मूर्तियों का, वो इस क्षेत्र से प्राप्त मूर्तियों का संग्रह है, जिनके बारे में प्रॉपर अध्ययन कर लिया गया है कि इनका कौन सा काल है, किस वंश से संबंधित है। बाकायदा उनका इतिहास वहां पर संग्रहित है, अथवा उनके बारे में वहां पर डिटेल्स मिलते हैं। मैंने खुद भी ये संग्रहालय देखा है। तो अब इसके बाद में ये भी कहा जाता है कि जो नंदीवर्धन था, जो तीसरी यक्ष मूर्ति मिली है नंदीवर्धन की, तो वो कलिंग से कलिंग पर जब उसकी विजय हो गई, वहां से वो बहुत सारी जैन मूर्तियां अपने साथ ले आया था। इसलिए इसी काल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी उसके बाद में मिलती हैं, उस समय में बनी हैं और उसके बाद में मिलती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म लगभग समकालीन है, लगभग, ठीक है। एग्जैक्टली कोई किसी डेट से इनका संबंध ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ, जैन धर्म का उस समय प्रादुर्भाव हो गया था, इसीलिए जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलनी आरंभ हो जाती हैं। तो बुद्ध की तो मिलती हैं। देखिए, बौद्ध का कलिंग का संबंध बुद्ध से, तो अशोक के ऊपर कलिंग के युद्ध का ही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद में शैशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश ने भी क्या किया था, नंद वंश का राजा जो महानंद था, उसने भी अत्याचार अधिक लोगों के ऊपर किए। अंततः उसकी पराजय हुई, और उसके बाद में चंद्रगुप्त ने उसके साम्राज्य का अंत करके फिर मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ, और तब ये गुप्त काल की कला आती है मौर्य वंश के अंतर्गत, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिंधु सभ्यता के बाद में लिंक के रूप में आप शैशुनाग वंश और नंदवंश के अंतर्गत जो मूर्ति कला की अवस्था हुई है, उसको आप एक लिंक तौर पे, एक चेन के तौर पे पढ़ सकते हैं कि बीच का क्रम आपको मिलता है। लेकिन हाँ, मौर्य काल में तो मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर है, क्योंकि इस समय पर कला की त्रिवेणी ने पूरा फली फूली है, जहां मूर्ति कला भी अपने श्रेष्ठ स्तर पर पहुंची, जहां पर जो पत्थरों के जो भवन थे वो भी बहुत उच्च कोटि के बनाए गए। और उसी समय में जब हम कुछ और थोड़ा सा 1-2 शताब्दी पीछे आते हैं, तो हमें अजंता के भित्ति चित्र आदर्श रूप में दिखाई देने लगते हैं, या भित्ति चित्रकला के श्रेष्ठतम नमूनों के बनने का आरंभ हो गया था। तो नंद वंश में जो अत्याचार था, उसको समाप्त करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, और वो इतना शक्तिशाली राजा था कि उसने जो भारत में जो विदेशी आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, उनके आक्रमण को भी उसने उनके ऊपर विजय पाई,
और जो भारत में जैसे सिकंदर आया था, ग्रीक लोग जो आए थे उनको भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन हाँ, ये बात कहनी होगी कि भारत इतना छोटा कभी भी नहीं था। भारत की सीमाएं बृहत्तर भारत के नक्शे के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आसपास के राज्य, अफगानिस्तान, मिस्र और ये जो रूस तक के राज्य थे, ये सब भारत की सीमा के ही अंतर्गत थे। इसीलिए भारतीय संस्कृति के नृत्य, नाटक, साहित्य और जो मूर्तिकला के नमूने हैं, ये दूर दूर तक पाए जाते हैं। वो वहां तक भारतीय, जो भारत में जिन धर्मों का प्रचार प्रसार रहा, वो वहां पर दिखाई, सुनाई पढ़ते हैं। रूस में भी रामलीला का मंचन होता है, सुना है आपने? यस रशियन मैम। शैली में रामलीला का मंचन होता है। तो इस तरीके की चीजें, साहित्य एवं कला का दूर दूर तक आपस में संबंध था। और राजाओं के लिए सीमाओं के विस्तार ये इतने छोटे से नहीं थे। हाँ, जिन बड़े बड़े प्रांतों की बात होती है, वहां पर बहुत अधिक बलशाली और ख्याति प्राप्त राजा हुए हैं, जिनके राज्यवंशों का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिनके राज्यवंश के अंतर्गत जो कलाएं, अशोक महान के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक या अशोक महान। तो कोई साधारण राजा के नाम के आगे महान नहीं लगता, अथवा सम्राट। सम्राट का मतलब है कि जिसने लगभग चारों दिशाओं में अपने राज्य को स्थापित कर लिया हो। तो इस तरीके से जो चंद्रगुप्त था, वो मौर्य वंश का सबसे अधिक प्रबल शासक बन गया। और इसके समय में मूर्तिकला और वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई। और ग्रीक के लोग इस समय आ रहे थे, ग्रीस से। तो मेगास्थनीज नाम का, ये भी बड़ा मशहूर कैरेक्टर है, मेगास्थनीज भी भारत वहां पर रहता था उनके राज दरबार में, और जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, और जिन्होंने कुछ इस तरीके के प्रमाण छोड़े हैं जिनसे कि उस समय के भवनों का, महलों का अंदाजा पड़ता है, उस समय की स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ता है। लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें हमें साहित्य में मिलती हैं, लेकिन उस समय जो मटेरियल यूज हुआ होगा स्थापत्य में, वो शायद इतने लंबे कालखंड तक नहीं चलने वाला था जितना कि पत्थर चल सकते थे। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो साहित्य के में प्रमाण के तौर पर मिलती हैं, पर जिनके भग्नावशेष या वास्तविक प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इस तरीके के भवनों का भी उल्लेख मिलता है। और इसके बाद में चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अशोक तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने भी कलिंग पर युद्ध किया था, और कलिंग के युद्ध के बाद में जो चीख पुकार और स्त्रियों की जो करुण रुदन था, या बच्चों जो पुरुष जब उसमें मारे गए, तो उनके रुदन से जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो बुद्ध की शिक्षाओं की ओर, अहिंसा की ओर मुड़ गया। और तब उसने बौद्ध धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसके काल में फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा बंद, और उसके बाद में राज्य में शांति आई। शांति का परिणाम ये था कि जो उस काल में बौद्ध भिक्षु जगह जगह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए, उसका अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये श्रीलंका गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इन सभी और इन दूर दूर तक बौद्ध भिक्षु जाया करते थे। आप जानते हैं कि उसी कार्यकाल में गुफाओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। तो किसी भी देश में कलाओं की उन्नति के लिए राजनीतिक रूप से शांति बड़ी आवश्यक है, तभी कलाओं की उन्नति होती है। अशोक के समय में धार्मिक पूर्ति के लिए स्तूप बनाए गए, जिन्हें हम चैत्य कहते हैं, और भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहते हैं। तो कला का आश्रय लेकर इन्होंने धर्म को पोषित किया। अपनी शिक्षाओं के प्रसार प्रसार को इन्होंने मूर्तियों में दिखाया, चित्रों में दिखाया। और उस समय ऐसी पुस्तकें नहीं मिलती हैं कि जो रजिस्टर लिखे हुए मिल जाए। पोथी लेखन की परंपरा थोड़ा बाद में आती है। ग्रंथों की जो है वो मौखिक परंपरा, अभी वैदिक परंपरा पुरानी चलती है। महान ज्ञान है, लेकिन उसका गुरु और शिष्य इतनी मजबूत कड़ी से जुड़े हुए हैं कि वो लगातार अगली कड़ी को, उस ज्ञान का आगे वर्धन करते जाते हैं, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते जाते हैं। तो अशोक ने भी 12 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और लोक कल्याणकारी
तथा अपने आप को कला का प्रेमी सिद्ध करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने ही राज्यकाल में उसने स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए और साथ साथ खास बात है कि उस समय पर शिलालेख भी लिखे गए। इन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, देवनागरी का नहीं है। देवनागरी हिंदी भाषा है और अशोक की लोक कल्याण भावना इन शिलालेखों से व्यक्त होती है, जिस पे उसने बुद्ध के उपदेशों को, मुख्य मुख्य बातों को उसने खुदवाया था। तो जहां पर स्तंभ बने वहीं पर ही शिलालेखों का भी निर्माण किया गया था, ताकि आते जाते लोग उन्हें देखें, और कोई देखे जब भी कोई विशाल आकृति होती है तो अपनी ओर खींचती है, विशेष रूप से अट्रैक्टिव बनाई जाती तो हर किसी की दृष्टि जाती है। संभवतः इन विशेष प्रकार के आकारों का जन्म एक कलात्मक दृष्टि से, और कला में आकर्षण तो होता ही है, इस दृष्टि से इनको कलात्मक भी बनाया गया। इनको इतना ऊंचा बनाया गया कि दूर से भी दिखाई दे, इनका आइडेंटिफिकेशन हो, और साथ साथ शिलालेख खुदवाए गए ताकि कालखंड व्यतीत होने पर जो उनके प्रमाण हैं, जो उस समय की बातें हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी दूरदर्शिता की बात थी है। मौर्य काल में पत्थर को कला का साधन के रूप में अपनाया जाना, सार्वजनिक रूप से अपनाया जाना, राजनयिक रूप से अपनाया जाना, एक बहुत बड़ा, एक समझिए कि आप नीतिगत फैसला था कि उन्होंने कितने लंबे समय तक के लिए, कि जो हमें आज भी उन पत्थरों पर लिखाई उनकी नष्ट नहीं हुई है, ये इतना मजबूत माध्यम उन्होंने चुना। शायद पुस्तकें नष्ट हो जाती इतने लंबे समय में, लेकिन ये चीजें मिली हैं और आज भी सुरक्षित हैं। तो अशोक के काल में कला के रूप में जो चीजें अधिक बनी उनमें यह है, चैत्य और विहार तो बने ही बने, लेकिन स्तंभ कला तो बहुत ही उच्च कोटि के स्तर पर पहुंची। जो अशोक की लाट के नाम से जो कला जो जानी जाती है, उस पर जो सिंह की मूर्ति बनी हुई है, वो सिंह की मूर्ति तो भारत की पहचान बन गई है। भारतीय सिक्कों पर या मुद्रा के ऊपर, भारतीय जो रुपया है उसके ऊपर उसको छपवाया गया है। यही है उसकी महानता का इतना बड़ा प्रतीक कि उसको कहाँ मिली है। पूरे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वहां पर उस महान सम्राट के बनाए गए आदर्श को वहां पर स्थान दिया गया है। चक्र है जीवन के चलने का प्रतीक है। अश्व है तो वो भी मूवमेंट का प्रतीक है, अश्व शक्ति का प्रतीक है, और जो सिंह है वो भी शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरीके के प्रतीकों को इन्होंने यहाँ पर बनाया गया, और साथ ही जिन सिंहों की उसपे जो चार मुंह वाले जिन सिंह की कल्पना की गई है, वास्तव में अद्वितीय है। कल अपने पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि 3 सिरों वाला पशु, तीन सिंगों वाली एक आकृति एक मोहर मिली है। यहाँ पर 4 मुख वाले एक सिंह की आकृति हमें मिलती है, जो सब तरफ से देखने पर एक सी प्रतीत होती है। और सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनाए थे, इनकी संख्या लगभग 17 है, और ये सारनाथ, सांची, चंपारण के लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी और इलाहाबाद और मुजफ्फरपुर, और भी जो पटना के आसपास के स्थान है वहां पर दिखाई देते हैं। और ये स्तंभ इतने ऊंचे हैं, 40-45 फुट के करीब ऊंचे हैं। कहा जाता है कि ये जो जिस तरीके के स्तंभ है, ऐसा लगता है कि वैदिक काल के होंगे। तो पर जो इसमें पॉलिश दिखाई देती है, या जो चीज दिखाई देती है, ये कहा जाता है कि ये मौर्य काल की ही देन है। जो इसमें पत्थर को चिकना करना, उसको तराशना, इतना चिकनाई से तराशना, उसके ऊपर पॉलिश करना, ये मौर्य काल में ही इस चीज ने जन्म लिया है, इसलिए इनको मौर्यकालीन ही माना जाता है। और मूर्तिकला का मतलब पत्थर को तराशने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर इन स्तंभों को और इनमें इस प्रकार की पॉलिश है, इस प्रकार के उदाहरण है कि इनकी पॉलिश इतने वर्ष जाने के बाद भी उतने ही ये चमकदार दिखाई देते हैं। इनके ऊपर मतलब कुछ भी जमता नहीं है। तो इन्होंने किस तरीके के मटेरियल को अपना मतलब इन्होंने अपनी टेक्निक को डेवलप कर लिया था, किस तरीके के मटेरियल का डेवलपमेंट कर लिया था कि ये पत्थर की खुदाई के बाद में या तराशने के बाद में उसके ऊपर पॉलिश किया करते थे, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, शाइन करे, और किसी भी प्रकार के पानी को अपने भीतर एब्जॉर्ब ना होने दे। और स्तंभ में चुनार के लाल पत्थर के भी स्तंभ है, और ये स्तंभ किस प्रकार से बनाए जाते थे, एक तो खंबा बनाया जाता था, और उसके बाद में
उसका बेस बनाया जाता था और टॉप पर, शीर्ष पर मूर्ति रखी जाती थी उसमें। तो नीचे बेस बनाया, ऊपर की तरफ मूर्ति आई और बीच में स्तंभ होता था। तो और टॉप पर विभिन्न प्रकार के पशु, और जिनमें की वो पशु जिनका वास्तव में पालतू की दृष्टि से और शक्ति के प्रतीक की दृष्टि से सर्वोपरि स्थान है, जिनमें वृषभ है और गज है यानी हाथी है, वृष है यानी कि सांड की आकृति है, और अन्य पशुओं की आकृतियां हैं, सिंह की आकृतियां हैं। तो ये जो पॉलिश है इसको ओप करना कहते हैं। ये जो पॉलिश की प्रथा है ये उसी काल में नहीं चली, आज भी संगमरमर की यदि घिसाई होती तो उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, भले ही ये पॉलिश किसी फैक्ट्री में बनी हुई आती हो। तो इस तरीके के मटेरियल का उन्होंने उस समय अपना आविष्कार कर लिया था, जो कि उस समय होता था, और इसको वज्रलेप कहा गया। वज्र ऐसी चीज है जिसको कोई तोड़ ना सके, सबसे मजबूत चीज। तो इसको वज्रलेप या ओप तो करते ही थे, है ना, पॉलिश तो करते ही थे, लेकिन इसको, इस भी पॉलिश को वज्रलेप का नाम भी दिया गया है, जो कि पत्थर को लंबे समय तक, दीर्घ समय तक बचाकर रखता है। और बताऊं आपको, ये जो मूर्तियां आज की तारीख में भी उनकी घुटाई की जाती है, चिकनी की जाती है, उन्हें रेगमाल से रगड़ा जाता है और उसके बाद में पॉलिश उनको पिलाई जाती है, यानी ऊपर से इतनी पॉलिश की जाती है कि पत्थर के अंदर सोख ले वो, तब वो शाइन बनी रहती है, जो मूर्तियां मंदिरों वगैरह में भी लगी हुई देखते हैं। अभी आप जब मिनिएचर की तरफ जाएंगे तो मिनिएचर में भी आप ये देखते हैं कि जो मिनिएचर बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें यह है कि सब कलर लग जाने के बाद में उसकी किसी बारीक, उल्टी तरफ से बारीक पत्थर से उसकी घुटाई की जाती है, यानी जो भी कलर का भी जो दाना पार्ट है या जो कुछ भी दरदरा पार्ट है वो उसमें से निकल जाता है और उसमें चमक आ जाती है। तो ये ट्रीटमेंट तो मैंने देखा है, बच्चे जो काम करते हैं इसमें मिनिएचर में, तो वो उनको अगर ट्रेडिशनल तरीका बताया जाता है तो उसमें वो पत्थर को लेकर उसकी घोटाई करते हैं और धीरे धीरे करके उसमें चमक आ जाती है। तो ये घोटाई का तरीका आपको लघु चित्रों में बाद में चल के दिखाई देता है, मुगल काल में आ गया है, बाद में बने ट्रेडिशनल चित्र उनमें भी रहा है, लेकिन पत्थर के ऊपर भी घोटाई का ये पुराना तरीका बहुत पहले पहले आरंभ हो गया था। अब इन स्तंभों की बनावट में जैसे घंटी का आकार होता है इस तरीके का, लगभग भारत में स्तंभ बनने का ये प्रथा तो बहुत ही प्राचीन है। जब खंबा सीधा जाता है तो नीचे उसको फैला हुआ एक स्तंभ दिया था और उसमें कमल की सी आकृतियां होती हैं, नीचे पंखुड़ियां फैली हुई होती हैं। तो इस तरीके की पंखुड़ियों को यहाँ भी बनाया गया, उसके बाद में चौकोर बेस बनाया चौकी जैसा, और उसके बाद में स्तंभ को ऊपर उठाया गया है और शीर्ष पर जाकर किसी न किसी पशु की, शुभ पशु की आकृति को अंकित किया जाता था। तो अब इसके लिए कुछ टेक्निकल शब्द हैं। तो जैसे कमल है, तो कमल की आकृति को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसका आकार कैसा होगा, उसको भी उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। मतलब जगह जगह जहाँ चित्रों में उसके उल्लेख मिलते हैं तो उसमें डिजाइनों के बारे में बहुत डिटेल दिखाई देते हैं। अब इनमें से जो इसके पार्ट बने हुए हैं उनको किन नामों से संबोधित किया जाता है, इनमें है एक को है बैठकी यानी कि चौकी, चौकोर स्थान, और उसके ऊपर जो पतला स्थान है उसको कंठा कहा जाता है। जैसे कि गर्दन होती है ना, पतली होती है, तो उसको कंठा कहा जाता है। फिर इसके ऊपर लौटे हुए कमल यानी कि उल्टे कमल की आकृति बनी हुई होती है। कमल ऐसे सीधा नहीं बना है, बल्कि कमल इस तरीके से बना हुआ है, उल्टे कमल की, लौटे हुआ कमल या उल्टे कमल, अर्ध कमल की आकृति दिखाई पड़ती है, और इसको बैठकी भी कहा गया है। इसके बाद में है मेखला, ये है लाइनें उसके ऊपर बनी हुई, और इसके बाद में फिर टॉप पर एक चौकी होती है जिसके ऊपर किसी पशु की आकृति होती है। और इस प्रकार से ही स्तंभों की जो मूल रचना है उसमें जो प्रयोग किए गए अवयव हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो जिन पर कि सिंह बैठा है, कहीं अश्व बैठा है, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और इनमें से ये देखिए, ये आपको दिख रहा है,
यस मैम। की तरफ पुष्प है और ऊपर की तरफ पशु की आकृति दिखाई देती है। इसी प्रकार से वृषभ है, कहीं हस्ती है। ये इनका जो मूल तरीका है वो यही है, यहाँ तक कि अशोक की लाट में भी जो नीचे है वो अर्धकमल है, फिर नीचे स्तंभ गया हुआ है। ठीक है, तो इस अर्धकमल को या थोड़े गुंबद जैसे टाइप का शेप हो जाता है लौटने के बाद में, हाफ स्फीयर टाइप का, इस तरीके का करो। लेकिन हाँ, उसमें पंखुड़ियों के आकार स्पष्ट होता है, इस तरीके से बनाए गए हैं। और यही इसी आकृति के हमें जगह जगह पर जो स्तंभ मिले हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसमें जहां भी स्तंभ बने उसमें मूल जो इन्होंने विशेषताएं हैं वो इनकी यही है, चाहे वो रामपुरवा से मिले हों, चाहे वो लौरिया नंदनगढ़ से मिले हों। और इसके अलावा ये है जो सारनाथ का स्तंभ है, यहाँ पर भी, यहाँ जाकर सारनाथ का मतलब ये जो जिसमें हमें सिंह की जो पहचान, अशोक कालीन जो हमें पहचान दिखती है, यही इसकी आइकॉनिक पहचान है। इसके अंदर ये सभी विशेषताएं हैं, और लेकिन ये श्रेष्ठतम अवस्था है स्तंभों की, इसलिए शायद कलात्मक नमूने के तौर पर इसको देश के चिन्ह के रूप में शामिल किया गया। जहां पर भी हम यदि इस चक्र को देख लेते हैं तो हमें भारतीयता का आभास होता है, यदि हम इस सिंह को देखते हैं तो भी ये लगता है कि कुछ भारतीय होगा, या है, जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता है कि ये चीज भारत का प्रतीक है। तो और ये पॉलिश किया हुआ पत्थर है, इसके ऊपर सिंह की चतुर्मुखी सिंह है, और ये प्रतिमा सब ओर से एक सी दिखाई देती है, अशोककालीन स्तंभ है, सारनाथ में ये बनी है। और इसे भारतीय राष्ट्र चिन्ह होने का गौरव प्राप्त हुआ है, और इसका विश्व भर में इसकी प्रशंसा, इस समय की कला की, इस काल के जो हमें मूर्तिकला के उदाहरण मिले हैं उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यहाँ पर ये जो प्रतीक इसमें बने हैं, इनमें सिंह राजाओं की निर्भीकता, स्फूर्ति और शक्ति का प्रतीक है। जो हाथी है वो विवेक का प्रतीक है। ये प्रतीक आज भी इन्हीं प्रतीकों के रूप में माने जाते हैं, चाहे वो गणेश की पूजा के रूप में देखें, या क्योंकि ये साधारण ढंग से कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। लक्ष्मी के साथ भी सिंह दिखाया जाता है, तो ये ऐश्वर्य का, धन का और विवेक का, विचारशीलता का और चातुर्य का प्रतीक माना जाता है। वृषभ है तो ये उर्वरता का प्रतीक है, और इसके अलावा साधारण प्राणी नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो उसका भी प्रतीक के रूप में अंकन किया गया है। और अश्व जो है, अश्व विभिन्न दिशाओं में दूर दूर तक जा सकता है। इसको राजाओं के बड़े राज्य तक उनकी पहुंच होने के प्रतीक के रूप में या विस्तार के प्रतीक के रूप में इनका अंकन किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये राजाओं की सवारी के भी काम आते हैं। ये पशु, सिंह नॉर्मल तौर पर सवारी के रूप में काम नहीं आता, लेकिन गज भी सवारी के काम आता है, और इनमें से अश्व भी सवारी के रूप में काम में आता है। और बाकी दोनों प्रतीक जो हैं वो सवारी के रूप में नहीं है, लेकिन शक्ति के प्रतीक के रूप में उनका अंकन किया गया है। और ये जो आकृतियां हैं, खास तौर पे इस हम सारनाथ के जो अशोक का चिन्ह है, इसकी बात अगर करें तो इसमें जितने भी पशु हैं उनको बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। ये साधारण कल्पना नहीं है, इसके चारों तरफ जो बनाया गया है ये एक तरीके से देखा जाए तो सुपर रियलिज्म टाइप का एक रूप है, कि जिस तरीके की मन में कल्पना है राजा के, वो जिस प्रकार के प्रतीक सोचता है उनका ही एक संयोजन रूप में यहाँ पर बनाया गया है। और इन पशुओं में कहीं भी हिंसा का भाव नहीं है, वे हैं तो प्रतीक लेकिन फिर भी शांति भाव से उनके अंदर उकेरे गए हैं। और जो मतलब देखिए कलात्मक श्रेष्ठता की दृष्टि से देखें तो उसमें बालों की जो बारीकी है सिंह की, बहुत ही लहराते हुए बालों को बहुत बारीकी से बनाया गया है। और अलंकारिक विधि से बनाई, यानी नेचुरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैसी है कि जब हम पत्थर में बनते हैं तो कलात्मक वैसा हो जाता है, थोड़ा सा अलंकारिक ही तरीका हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो विशाल चक्र है इसके अंदर 32 लाइनें हैं, जो कि
जो कि भारतीय चक्र में, भारतीय झंडे के अंदर ली गई हैं। मैम और 24 है। ये इसका, हाँ 24 भी पढ़ी है और यहाँ 32 भी कहीं कहीं मिलती हैं। यदि ये 24 सही है तो आप इसको आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके उतना ही माने, ठीक है। कहीं संदर्भ 32 का मिलता है और कहीं 24 का। वैसे मैंने भी नॉर्मली 24 ही सुना है, लेकिन पुस्तकों के संदर्भ में 32 भी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसको आप यदि एक्चुअल यदि 24 मानी गई तो 24 ही होंगी, चाहे पुस्तकों में जैसे भी आपको इसमें संदर्भ मिले, ठीक है। अब अशोक के समय में विदेशी लोगों का, जैसे कि मेगास्थनीज का आपने सुना ही था कि राजदूत बनकर था, तो विदेशी लोगों का आना जाना था और इसलिए मूर्तियों पर थोड़े विदेशी प्रभाव भी दिखाई देते हैं। किंतु जिन आकृतियों को विदेशी कहा गया है, हाफ स्फीयर को, अथवा ये जैसे गुंबद टाइप की जो आकृति है, या जो कमल की आकृति है, लेकिन इसके बारे में विभिन्न विद्वान अपने विचार व्यक्त करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सीधे सीधे भारतीय प्रभाव ही है। कमल की तो आकृति भारतीय ही है, ये कहीं बाहर भारत में क्योंकि भारतीय प्रतीक है, इसलिए इसको अगर यदि मूर्तिकला में इसको लिया गया है तो ये इसमें मूर्तिकला का ये भारतीय नमूना ही है, इसमें कहीं भी विदेशी प्रभाव नहीं है। और यहाँ पर जो अन्य आकृतियां बनाई गई हैं, इनमें चाहे उन्हें डिजाइनों के रूप में अपनाया गया है अथवा उन्हें रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है। तो इसमें पंखदार सिंह है, पंखदार वृषभ भी है, और इसमें मकर यानी की घड़ियाल जैसी आकृतियां हैं, और गजमकर, वृषमकर, सिंह नारी, गरुण सिंह, मनुष्य की धड़ वाले पक्षी इत्यादि भी प्रतीकों का जहां तहां स्तंभों पर अंकन किया गया है। तो अन्य बहुत सी, मतलब ये कला जो है यहाँ पर स्तंभ के अलावा अन्य जो इसमें अभिप्राय लिए गए हैं, कहना चाहिए कि वो फॉर्मेशन वाले हैं, बहुत ज्यादा सिंबॉलिक नहीं है। कुछ हमें डायरेक्ट उनका अंकन दिखाई पड़ता है जो कि वहां पर बनाया गया है। तो ये आकारनिष्ठ कला इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर फॉर्म का जो रियलिस्टिक स्वरूप है, उसी में कुछ अलंकारिकता को लेकर उनकी वास्तविक पहचान जाहिर होती है। इस तरीके के नमूनों को यहाँ पर अपनाया गया है, और बाल बनाने में उनके जो उनके शिल्पी थे, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसके अलावा जो अन्य कुछ चीजें अन्य दिखाई पड़ती हैं, कुछ अलंकरण, उनमें ताड़ के वृक्ष भी दिखाई देते हैं, गुलाब और एकेंथस नाम की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। और इस तरीके से इन्होंने अपने जो अलंकरण, जो स्तंभ थे, उनको इन्होंने अलंकृत किया है। अशोक के समय में स्तंभों के अलावा स्तूप भी बनाए गए, और स्तूपों के लिए भी विशेष प्रकार की रचना की थी इन्होंने। और शिलालेखों की बात पहले किया, जो कि जहां जहां स्तूप बनाए गए या जहां जहां स्तंभ बनाए गए, वहीं वहीं पर शिलालेखों को खुदवाया गया है। और ये ब्राह्मी लिपि में तो थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो हमारी भाषा है, देश की भाषा, वो है देवनागरी लिपि अथवा संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के अक्षर देवनागरी से मिलते जुलते हैं, देवनागरी ने संस्कृत भाषा से जन्म लिया है। ब्राह्मी लिपि को कहीं कहीं पढ़ा जा चुका है, कहीं कहीं पाली है ना, पाली, ब्राह्मी, संस्कृत, ये प्राचीन भाषाएं हैं, और इसके बाद में ही देवनागरी का नंबर आता है। तो देवनागरी के हमें डायरेक्ट जो शिलालेख हैं या उनका अंकन है, कहीं बहुत बाद में जाकर मिलता है। लेकिन ब्राह्मी, पाली और इस प्रकार के जो अंकन हैं, ये हमें बहुत पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भाषा के विकास में भी ये मतलब एक संधि काल के रूप में, इनका एक सोपान के रूप में हम प्रयोग देख सकते हैं। तो इनके ऊपर बहुत ही सुंदर अक्षरों से खुदाई की गई थी, और जिसके कारण हम उस समय के इतिहास को या उस समय की धार्मिक स्थिति को आज जान पाते हैं। अशोककालीन वास्तुकला के बारे में अगर ध्यान दें, तो उस समय के सभा भवन ऐसे तो नहीं मिलते, क्योंकि इस तरीके के मटेरियल शायद संभवतः नष्ट हो गए होंगे। बहुत प्राचीन, मतलब ईसा पूर्व की बात है, तो उस समय शायद संभवतः ऐसे राजप्रसादों का वर्णन तो मिल रहा है,
लेकिन उसके भग्नावशेष नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उदाहरण मिलते हैं उनसे ऐसा लगता है कि अशोक, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त ने भी बहुत असाधारण पुरुष था, उसका साम्राज्य असाधारण था। उसके समय पर चाणक्य जैसे गुरु हुए, और क्या क्यों फिर उतना बड़ा साम्राज्य बना, उसका उदाहरण वो स्वयं खुद है। गुरुओं की श्रेष्ठता का भी वो समय था उनके, है ना, गुरुओं में भी गुरुत्व था। सब चीजों के बहुत बड़े उदाहरण है, प्राचीनतम उदाहरण है ये। वैदिक काल में भी गुरु शिष्य परंपरा थी। यहाँ पर आकर एक ऐसा उदाहरण दिखाई देता है जो पूरे समाज से जुड़ता है, जहाँ गुरु राजनीति को पूरा पूरा प्रभावित करता है, जहाँ गुरु शिष्य को ऐसा गढ़ देता है जहाँ वो स्वयं कुछ नहीं लेता, लेकिन एक शिष्य बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब होता है। और उसकी दी गई शिक्षाएं भारतीय राजनीति, कूटनीति सबके लिए बहुत बड़े ज्ञान का स्रोत हैं। ऐसे काल में जब इतना बड़ा क्रिएटिव माइंड वहां पर था, तब जाकर इस प्रकार की चीजें, अद्भुत चीजें सम्मुख आती हैं देश की वास्तुकला में भी। तो उस समय जो महल बनवाए गए, उनको, महलों को साधारण या तो राजप्रसाद कहा जाता है, प्रासाद मीन्स महल, राजप्रसाद मीन्स राजमहल, और या फिर सभा मंडप। किसी भी राजा की बात हो, सभा मंडप तो होता है, क्योंकि राजा एक होता है, दरबारी अनेक होते हैं, या प्रजा बहुत होती है, तो उनके लिए सभा मंडप की व्यवस्था, बाकायदा कोर्ट कचहरी की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था तो हर काल में होती रही है। एक घटना है जो कि चाणक्य से संबंधित है, कि एक बालक एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ, जो उसके बचपन से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के, कि पत्थर पर बैठा हुआ कुछ न्याय कर रहा था। शायद चाणक्य ने उस घटना को देख लिया, बच्चे जैसे खेल खेल में करते हैं ना, जज की भूमिका में, इस तरीके की घटना को एक ज्ञानी ने पहचान लिया, और उस बच्चे को फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उसने एक अद्भुत सम्राट को जन्म दिया। ये बहुत ही अभूतपूर्व घटना है कि किसी व्यक्ति को इतने चरित्र इसका इतना महान हो जाए कि वो पूरे देश को युगों युगों तक, युगों युगांतर तक वो गुरु भी प्रभावित करे और उसका शिष्य भी प्रभावित करे। तो यहाँ पर जो कुछ भी उसने किया वो पिछले राजाओं से अधिक श्रेष्ठ ही किया है। और जो जो इसके राज प्रसादों का इस समय जो वर्णन मिलता है वो यही है कि वो जितना पिछली समय तक अब तक राजप्रसाद बने थे, उनसे और अधिक श्रेष्ठ प्रकार के राजभवनों का निर्माण हुआ था। और ऐसे राजभवन जिनके भग्नावशेष हमें नहीं मिले हैं, लेकिन साहित्य के उससे संदर्भों से पता चलता है कि संभवतः 7वीं शती तक ये राजप्रसाद रहे होंगे। और भारत में जो चीनी यात्री आए हैं, फाहियान, हुइनसांग, और थोड़ी बात किया था, फाहियान के ने जो यहाँ पे भारत में आया है, और जो अपने जो भी उसने अपनी पोथियों में जिन चीजों का उल्लेख किया है, उसमें उनके बारे में उल्लेख किया है। तो हो सकता है कि वो इस प्रकार के मटेरियल के बने हो कि जो उस काल में थोड़े बहुत उपलब्ध रहे हों, लेकिन उनके बाद में भग्नावशेष भी नहीं बचे हों, क्योंकि सदियां बीत चुकी हैं। और जिन इमारतों की वो बात कर रहा है, जिन भवनों की वो बात कर रहा है, वे भवन भी वही हैं कि जिनमें बौद्ध धर्म के प्रभाव से जिनके स्ट्रक्चर बने, और उन्हें स्तूप कहा गया। स्तूप की रचना सभी जानते हैं, बहुतों ने देखे भी होंगे कि स्तूप जो है हाफ स्फीयर है, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार होते हैं। नीचे उनमें एक बेस होता है, सीढ़ियां भी होती हैं ऊपर तक जाने के लिए। और इन स्तूपों में, या ये जो जो जिन्हें हम चैत्य कहते हैं, जो वे स्ट्रक्चर बनाते थे, इनकी समानता कभी कभी मिस्र के पिरामिड से भी करी जाती है। लेकिन मिस्र के पिरामिड का अंतर क्या है, उनके अंदर ममीज रखी जाती हैं, जो शव होते हैं राजा महाराजा लोगों के, उनका लेपन करके उनको रख दिया जाता था, और उनके अंदर जाया जा सकता है। ठीक है, उनके अंदर जाते थे। यहाँ पर केवल बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी जाती थी। और ये बौद्ध भिक्षु भी कॉमनली नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो उस समय के गुरु रहे होंगे, उनकी अस्थियों का वहां पर अंदर संग्रह किया जाता होगा, और उनको पूजने की दृष्टि से ये चैत्यों का निर्माण किया गया है। अब
अशोक ने जिस प्रकार स्थान स्थान पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो स्तूप खड़े करवाए, इनकी भी संख्या कोई कम नहीं है, लगभग 84,000। यानी उसमें मुझे लगता है कि हर दिशा में उसने अपने लोगों को भेजा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भेजा, और सब जगह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते थे उनको किया। और जब बुद्ध का भी परिनिर्वाण हो जाता है तो उनकी भी जो अस्थियां प्राप्त होती हैं उनको भी 8 भाग में विभक्त कर दिया जाता है, और मुख्य मुख्य स्थानों पर उनकी अस्थियों के अवशेष वहां पर भिजवाकर वो जगह और अधिक पवित्र स्तूप बन गए। इस प्रकार की और वे स्तूप रचना में बड़े हैं। और उनके तो ये स्तूप कैसे होते हैं? इनका आकार अर्धगोलाकार है, जमीन पर इनका गोले वाला भाग आता है, और ऊपर की टॉप की तरफ जो है ये इस तरीके से गोल होते हैं। और इनके लिए रचना के लिए ईंट और पत्थरों का निर्माण किया गया है। आज भी जहां पर यह भग्नावस्था में है, चाहे अच्छी अवस्था में है, सब जगह हम इसी प्रकार के स्ट्रक्चर देखते हैं। काफी बड़े बड़े घेरों में ये बने हुए होते हैं। आसपास उनके बहुत बड़े बड़े खाली स्थान हैं जहाँ की दूर दूर तक, मतलब आज भी अगर उसी अवस्था में है अवशेष, तो वहां पर बहुत से लोग जाकर उन जगहों पर भ्रमण कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको दूर से देख सकते हैं। इस प्रकार से इनको रखा जाता है। तो इनकी आकृति एक तो उल्टे कमल जैसी हो गई, है ना। तो उल्टे कमल का तो एग्जैक्टली प्रयोग तो किया गया लाट में सबसे ऊपर, लेकिन हाँ, उल्टे अर्ध गोले का जो इस्तेमाल किया जाता है ये किया गया है इसमें उल्टा प्याला। ये कप नहीं होता चाय पीने का, जो गोल वाला कप होता है चाय पीने का, तो उसमें ऊपर की तरफ कुछ दबा हुआ होता है और फिर एक बेस बना हुआ होता है। इस तरीके के प्याले जैसा आकार, गोलाकार गुंबद जो कि उल्टा है ना, गोलाकार गुंबद नुमा आकृति को इन्होंने स्तूप की संरचना के लिए बनाया। और इसमें अंदर भूगर्भ होता था, और उसके बाद में परिक्रमा, नीचे आधार की परिक्रमा करने के लिए मेदी रहती थी, तथा मेदी तक पहुंचने के लिए सोपान यानी कि सीढ़ी होती थी। और इस तरीके से इस आकृति का मतलब इस आकृति की संरचना की गई थी। तो इसके अंदर भी एक हर्मिका नामक अंदर स्थान जो बनाया जाता था, वहां पर जो भिक्षु के जो अस्थि पात्र होते थे उनको रखा दिया जाता था, और जो उसमें चौकोर घेरा रहता था उसको वेदिका कहते थे। और वेदिका ही वो चीज है जिसे आप जानते हैं कि भारत में धार्मिक दृष्टि से वेदी बहुत पवित्र है। चाहे जिसमें ये जो चौकोर आकार है, वेदी का मतलब है एक आसन जैसा। किसी भी चीज को स्थापित करते हैं तो पहले वेदी की रचना की जाती है, अथवा चौकोर 4 लाइनों से उस स्थान को वेदी या आसन का रूप दिया जाता है। और आपने देखा होगा सांची के स्तूप के बाहर, सांची भी स्तूप ही है और बहुत सर्वप्रमुख स्तूपों में से है। तो वो जो द्वार बना हुआ है, वो द्वार भी वो भी आइकॉनिक द्वार है कि मतलब इसकी पहचान है विश्व में अपनी। 2 खंबे हैं, कलात्मक खंबे, उनके बीच में इस तरीके के आकार हैं, है नहीं है? ये जहां पर आप इन आकारों को बना देते हैं अपने आप एक बौद्ध धर्म का जैसे सिंबल जैसा हो जाता है। तो ये उसके जो जहां परिक्रमा करते थे तो वहां पर बाउंड्री वॉल भी जो होती थी और उसके ये द्वार बनाए जाते थे। तो इन द्वारों को इसको तोरण द्वार कहते थे, और इन तोरण द्वारों की जो कला है वो अद्भुत है, उस काल की दृष्टि से अद्भुत है इसलिए, और ये विश्व प्रसिद्ध है अपनी संरचना के लिए। तो इस प्रकार के जो कलात्मक चैत्य हैं उन्हें स्तूपों का नाम दिया गया है। वैसे चैत्य गुफाएं आपको आगे चलकर मिलेंगी, जो अजंता में चैत्य है वो अलग तरीके के हैं, लेकिन हाँ, अजंता में भी जो आप उसका फेस देखते हैं गुफाओं का, जो वो इस तरीके का है, वो स्तूप नुमाई आकार है जो गुफा के अंदर का जो गुफा द्वार है। और यहाँ पर वो द्वार के रूप में उस संरचना को अपनाया है, लेकिन यहाँ पर वो ठोस रूप में भूमि पर विद्यमान है, ना कि रॉक कट के रूप में। तो ये चीज जो अशोककालीन जो स्तंभ कला थी, उसके बाद में जो इनकी भवन का मतलब भवन के रूप में यही चीज दिखाई पड़ती है, उस तरीके के महल अभी नहीं दिखते हैं। तो यही हैं चीजें जो कि अवशिष्ट रूप में
प्राप्त होती हैं। सांची का स्तूप हो गया, और इसमें जो तोरण द्वार बने हुए हैं वो बहुत अधिक प्रमुख है। और सांची कोई लोग गए हुए हैं क्या? किसी ने देखे हैं सांची के स्तूप? नहीं देखे हैं? ट्रेन से तो मैंने देखा है, पर पास होते हुए, पर पास में से तो मैंने भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये इतना जाना पहचाना, इतनी अधिक पुस्तकों में दिया हुआ है, हर किताब में दिया हुआ है। इस और जब भी अशोक की बात आती है तो उसने स्तूप बनवाए, अशोक ने सांची का जो सांची का स्तूप बनवाया। सांची के स्तूप में इस तरीके का द्वार है, ये बिल्कुल हर जगह पर दिखाई देता है। अब एक और स्तूप है जिसे नगरहार के नाम से जाना जाता है, काशी पेशावर के बीच में। इसे भी अशोक के समय में बनवाया गया, और इसमें इसके बारे में कहा जाता है कि ये 300 फुट ऊंचा है। यानी बाकी स्तूपों की ऊंचाई 30-35 फीट या 40-45 फीट के करीब है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग ये 300 फुट ऊंची मानी गई। ये तो असाधारण सा लगता है, 300 फुट ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी बिल्डिंग को नाप के देखें तो अगर एक मंजिल यदि 10 फीट की है तो आप समझ लीजिए कि कितना हुआ, 30 मंजिला इमारत हो गई लगभग। तो बहुत ही असाधारण ऊंचाई को के बारे में बताया जाता है इसके बारे में। लेकिन ये स्तूप अब भग्न हो चुका है या टूट चुका है, तो इसका अब इस समय पर ये नहीं है। इसके अलावा इन्होंने गुफाएं जो बनवाई हैं उनमें भी वास्तुकला उच्च कोटि की है। अब इन गुफाओं में, अब आप देखिए, अब हम आ जाते हैं, अगर इसी काल में देखें तो अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करेंगे, रॉक कट टेम्पल्स पर हम आ जाते हैं अशोककालीन वास्तुकला की जब हम बात करते करते। पहले चैत्य गुफाएं मिली हैं और ये भी चैत्य ही हैं। जो आकार इन्होंने स्तूप की संरचना में लिया है वही रॉक कट टेम्पल्स में प्रयोग किया है अंदर प्रवेश द्वार के लिए। और उसके बाद में इन्होंने ऊपर से काटना शुरू किया है और धीरे धीरे करके नीचे की ओर काटते गए। जब एक मंजिल बन गई तब इन्होंने जैसे भी स्पेस देखा होगा तब उसके आधार पर इन्होंने दूसरी मंजिल को काटना आरंभ किया है। और इस तरीके से ये काफी लंबा समय इनको काटने में लगा है, और तब जाके इन गुफा मंदिरों की रचना होती है। तो यही बौद्ध भिक्षु हैं जो उसकी इनकी शिक्षाओं को लेके स्थान स्थान पर जाते हैं, देश का भ्रमण करते हैं, ऐसी जगह जहां पर शांति है ऐसी जगहों पर प्रवास करते हैं। जहां जंगलों का वातावरण इन रास आ जाता है उन जगहों पर रुक जाते हैं, और जहाँ के पत्थर भी मजबूत हैं अगर देखें कलात्मक दृष्टि से, क्योंकि अगर उस पत्थर में मजबूती ना होती तो ये वहां पर स्टे नहीं करते। पत्थर की मजबूती परखी होगी इन्होंने, और जो साहित्य से इन्हें उपलब्ध हुई होगी जानकारी टेक्निकली, जो जैसे षडांगों का वर्णन है, उन षडांगों के बारे में इनका संभवतः ज्ञान था, इनको रेखा का ज्ञान था, इन रंगों का ज्ञान था, और ये टेक्निकली इन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। क्योंकि अजंता में जो विधि अपनाई गई है वो फ्रेस्को ब्यूनो यानी कि जो गीले पलस्तर के ऊपर अंकन करना। आज की तारीख में यदि कहीं भित्ति चित्रण हो रहा है तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो रहा है, वो उस प्रविधि को नहीं अपनाते जो हमारी ट्रेडिशनल है। वजह है कि संगमरमर के जले हुए चूने को, सफेद चूने को बुझाकर सालों भीगा रखकर उसके ऊपर में जो दरदरापन होता है उसे नीचे छोड़कर जो ऊपर की चीज सबसे सॉफ्ट है उस परत को अलग निकाल कर रखना और उसका प्रयोग करना। तो संगमरमर का चूना, सफेद संगमरमर से जो चूना प्राप्त हो रहा है, बुझा हुआ चूना एकदम सफेद, उससे वो भित्ति तैयार करते हैं। उन्होंने भित्ति काटने का पता है, उन्हें भित्ति पर कैसे किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, कि वो उड़द की दाल है, भूसी है, गोंद है और अन्य अंडे की जर्दी है, जो अंडियों का दूध है वो उसका भी प्रयोग। तो इस प्रकार से जिन चीजों का प्रयोग, उन लेपों का वो प्रयोग करते हैं, और तब जाकर वो एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं जो कि रंग ऐसे टिकाऊ हो जाते हैं कि जो युगों युगों तक, 1000 साल बीतने के बाद भी
जिन रंगों की चमक नहीं जाती। वो चित्र बनाने के लिए इतने अंदर के स्थान का चयन करते हैं कि जहां पर हवा के थपेड़े नहीं लगते। वो एक ऐसा सुरम्य स्थान है जहां पर धूल नहीं है। बहुत सोच समझ के शायद स्थान का चयन किया गया, जिसके कारण कि उन्होंने अंदर इन रचना बनाया, और तब ये इनका समय काल की दृष्टि से इतना अधिक टिकाऊ रहा कि जहां पर जिन अंकन को हम बाद में देख पाते हैं। तो अशोक के समय की लाट बनाने की कला, उसके समय के मूर्तियों के बनाने की कला, और उस समय की चित्रकला, तीनों ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो स्तूपों के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन इसी समय पर जो मूर्तियों की बात होती है, अभी चित्रकला की बात अभी और आगे कल बढ़ाएंगे, पूरा अजंता को लेकर ही कल बात करते हैं, ठीक है, अजंता को लेकर और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं पर। अभी हम थोड़ा सा दृष्टि और डाल लेते हैं कि इसी समय में जो मूर्ति शिल्प और काम जो हुआ है वो और किन विशेषताओं को लेके, क्योंकि जो हमने बात करी शशुनाग वंश की थी, जो पहले वाली थी। इसके बाद में मौर्य काल में विशेष तौर पे स्तूप बने, स्तूपों पर आधारित जो थे वो भवन बने। भवन का मतलब यही जो चैत्य ढांचे थे, तो उन्हीं में गुफा मंदिरों के रूप में भी वो पाए जाते हैं। तो जो खास स्तूप के ढांचे हैं, इसके अलावा जिन चैत्यों में रहकर विहार गुफाएं थी, वो चैत्य गुफा अलग और विहार गुफाओं में उन्होंने चित्र बनाए, लेकिन चैत्य गुफा के ढांचे का उन्होंने प्रयोग किया है। अब इसके बाद में आ जाती है अशोककालीन मूर्ति शिल्प की भी कुछ और विशेषताएं देख लें। और इन मूर्तियों में जो विशेषताएं हैं उन्हें राज्याश्रित कला के अंतर्गत नहीं रखा गया, और ये जो मूर्तियां हैं ये भारत के विभिन्न राज्यों में पाई गई हैं। उड़ीसा में, बिहार में, वाराणसी में, मथुरा में, अहिच्छत्र यानी पांचाल क्षेत्र में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विदिशा, कुरुक्षेत्र यानी कि यह हरियाणा राज्य के आसपास भी पाई गई हैं, और विस्तृत भूभाग से प्राप्त हुई है। कोई एक क्षेत्र इनका नहीं है कि जहां पर ये प्रतिमाएं पाई गई हों। और क्योंकि ये साधारण आकार से बड़ी हैं, बलिष्ठ हैं, और इसीलिए इनको यक्ष और यक्षी की प्रतिमाओं का नाम दिया गया है। लेकिन हाँ, इन्हें लोक के देवी देवताओं का नाम दिया गया है। ये नहीं कहा जाता कि इनके बारे में कि ये जो है राजनीतिक संरक्षण में इस तरीके की प्रतिमाएं बनी होंगी, पर हाँ उस काल की हैं ये। तो और ये खड़ी हुई मुद्राएं हैं, भारी भरकम शरीर है इनके, और कुछ ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मूर्ति कला सिंधु घाटी के समय में आरंभिक काल में हमें दिखाई देती है, जैसे वो धड़ वाला मनुष्य है, योगी जैसा है ना, वो सीधी सीधी लाइन है, तो थोड़ी सी कहीं कहीं उनमें लोक वाली, मतलब कहती एक शास्त्रीय दृष्टि से उनके जो गढ़न है उस तरीके का नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है कि थोड़ा जो कलाकार श्रेणी के भी अगर ना रहे हों, या जो जिस तरीके की जनमानस में प्रचलित होती है कला, उस तरीके की कला से ये मिलती हुई दिखाई देती है। तो इसे लोक शैली भी कहा गया है। और विशेष रूप से ये मूर्तियां जहाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये मथुरा के आसपास के ही क्षेत्र हैं। एक तो आपको परखम बताया था मैंने, तो ये तो और पुरानी बात हो गई। लेकिन इसके अलावा झींग नगरा नामक ग्राम से प्राप्त, यहाँ पे भी यक्ष की ही मूर्ति प्राप्त हुई है। और एक बड़ौदा ग्राम में, यहाँ पे भी यक्ष की प्राप्त हुई है। पहले भी यहाँ से मूर्ति एक प्राप्त हो चुकी थी स्त्री की। और उसके बाद में भोपाल के निकट बेस नगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। ये यक्ष यक्षिणी सब वही हैं जो लंबे चौड़े कद काठी के हैं, ठीक है। उसके बाद में विदिशा या भेलसा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, बेस नगर से प्राप्त फिर यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। और ग्वालियर में लेख युक्त यक्ष की प्रतिमा जो ग्वालियर संग्रहालय में है। और पटना में दीदारगंज से प्राप्त उपयुक्त यक्षिणी की प्रतिमा, मैं अभी इसके बारे में भी बात करूंगी। ये जो दीदारगंज की यक्षिणी है इसके बारे में भी बात काफी की जा रही है, आजकल सिलेबस में भी आ चुकी है, तो इसको भी अभी डिटेल करती हूँ। पटना से ही प्राप्त अन्य लेख युक्त यक्ष की मूर्ति जो भारतीय संग्रहालय में, वाराणसी के राजघाट से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, यानी देख लीजिए विशेष तौर पर यक्ष की ही प्रतिमा, यक्ष अथवा यक्षी, यक्षी स्त्री की, यक्ष पुरुष की जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में प्राप्त हुई है। और ये सब मौर्य युगीन मूर्तियां हैं।
अब मैं इसकी बात कर रही हूँ कि दीदारगंज से प्राप्त हुई यक्षिणी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है जब, तो उस काल का वुमेन एम्पावरमेंट शो करती हुई ये दीदारगंज की यक्षिणी है। इसको क्यों इतनी आइकॉनिक प्रतिमा मानकर पढ़ाया जा रहा है? इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ना तो ये देवी के रूप में, ना किसी देवता के रूप में, साधारण स्त्री प्रतिमा का जो प्रतीक है, चामर धारणी है, यानी एक सेविका का भाव है उसमें। इसमें इस तरीके की इसकी इसकी आकृति है जिसमें पूरा मातृत्व का प्रतीक है ये, और सौंदर्य की प्रतीक है। इसके मिलने के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रतिमा जो है दीदारगंज, ये पटना के पास में स्थान है। वहां पर जैसे वो पटरे होते हैं नदी में, धोबी के घाट पे, जैसे कि प्रतिमा का बैक पार्ट रहा होगा फ्लैट, तो उस पे धोबी पत्थर धोया करते थे, कपड़े धोया करते थे। तो वहीं पर किसी को कुछ ऐसा नीचे से कुछ उभरा हुआ भाग मिला किसी मुस्लिम युवक को, तो उसने उसके बारे में जाना, और जब उसको जानता है तो वो जाकर सीधे थानेदार को जाकर बता देता है, वहां पे जाकर रिपोर्ट करता है। इसके बारे में दूसरी कथा ये प्रचलित है, किंवदंती है या सत्य है, कि वहां पर किसी जो कपड़े धो रही थी स्त्री कोई, वहां उसने देखा कि प्रतिमा में जैसे ऊंचे नीचे भाग बने हुए होते हैं शरीर के, तो उसी में किसी बिल में एक सर्प नीचे घुसने की कोशिश करता है, तो उसको पलट कर देखा जाता है पत्थर को, तब वहां पर वो प्रतिमा निकलती है। दीदारगंज की चामर धारणी जो यक्षिणी है। तो चामर धारणी का मतलब चमर हाथ में है, तो जो वो हाथ से डुलाते हैं, जिसको आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर चमर डुलाते हुए, तो जो सेवा भाव होता है चमर डुलाने का, वो प्रतीक है। तो ये स्त्री अपनी सौंदर्य के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इससे पहले इस प्रकार की स्वतंत्र रूप से स्त्री की बनी हुई प्रतिमा नहीं मिलती है, या तो वह देवी है या फिर वह देवता है, लेकिन स्त्री के प्रतीक के रूप में, विमेन पावर के रूप में, या वुमेन के अपने अस्तित्व के रूप में ये प्रतिमा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसको, और ये इसी काल की है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ज्यादातर मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर मजबूत होता है कालखंड की दृष्टि से, इसलिए इसके ऊपर मूर्ति निर्माण कला का काम काफी किया जाता है। तो ये इस पत्थर से, ठोस पत्थर होता है, इस पर बनाई गई हैं। और उस समय इस प्रकार की मूर्तियां जो राजभवन होते थे उनकी सज्जा के लिए लगाई जाती थी। और इसमें लालित्य और सौष्ठव के दर्शन होते हैं। दाहिने हाथ में चवर है, केश राशि गुंदी हुई है, शरीर पर आभूषण है, और हाथ में कड़े हैं, करधनी है। तो ये आभूषण भी उस समय पहने हुए, तो जिस प्रकार से नारी सुलभ जो सौंदर्य की अभिकल्पना की जाती है वो भी इसमें दिखाई दी है। और कपड़े जो उसमें पहने हुए उसमें चुन्नटों का आभास होता है, यानी उसने कोई कहना चाहिए कि सॉफ्ट कपड़ा कोई पहना हुआ होगा, वस्त्र जो नीचे की तरफ पहना जाता है, इस तरीके का इसमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस प्रतिमा में उस समय का मतलब एक सैंपल समझ लीजिए कि उस समय यक्षिणियां कैसे बन रही थी। तो उनमें से एक सैंपल है जो, लेकिन सबसे स्त्री के रूप में सबसे बना हुआ सबसे पहला सैंपल है। तो इसमें शिल्पकार उसके तीनों ही स्वरूपों को गढ़ने में, मातृ स्वरूप को, सेविका स्वरूप को और एक स्त्री स्वरूप को गढ़ने में सफल रहा है। इस प्रकार की ये स्त्री है। और ये आपको जगह जगह जो है उस काल के जो उदाहरण दिए जाते हैं अशोककालीन मूर्तियों में या यक्षिणियों के में, उनमें ये प्रमुख है। अब इस समय में अशोक काल की बनवाई हुई कुछ टेराकोटा की मूर्तियां, यानी कि वही जो पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो भी कहीं कहीं दिखाई देती हैं, जो कला की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और इसमें शिव और यक्ष अपनी अर्धांगिनी सहित, यानी कि एक कोई ऐसा पेयर बना हुआ है उसमें, जिसमें कि स्त्री और पुरुष की आकृति है, और बहुत सुंदरता से बनाई गई है। ये पटना से मिली है, और ऐसा लगता है किसी चीज के ब्लॉक के अंदर इनको बनाया गया है। तो इस तरीके की मूर्तियां बनाई गई हैं। और ये जैसे मौर्य काल था, मौर्य के बाद में शुंग काल आता है, तो ऐसा लगता है कि मौर्य काल और शुंग काल के संधि काल में, शुंग काल के आरंभ होने के पहले और मौर्य काल के अंतिम चरण पर इनको बनाया गया होगा। तो इस प्रकार की ये इस प्रतीत होती है। और इस मूर्ति में इस काल में जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं मौर्य काल में,
उनमें कहीं भी भद्दापन नहीं है, बौंडापन नहीं है। यहाँ पर मूर्तियां अपने श्रेष्ठ रूप में दिखाई देती हैं और इनमें रियलिस्टिक तरीके से उनको बनाया गया है। और कोरना का मतलब होता है छेनी हथौड़ी से का प्रयोग करते हुए छांट छांट कर उनको बनाया जाना। जैसे आजकल मूर्तियां बनती है तो वो घिर्रा चलता नहीं है मशीन का काटने वाला, इस तरीका नहीं है, बल्कि छेनी हथौड़ी से उनको काट काट कर बनाया गया, कोर कर बनाया गया है। और यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां बनाई गई हैं और वे भी ऐसा लगता है कि ये इसी काल के अंतर्गत बनाई गई होंगी। पत्थर की कला, ये जो आपने एक पॉलिश की मैंने बात करी थी, ये पॉलिश की जो कला है, ये कहा जाता है कि बाद में फिर ये उस काल में रहकर और फिर पत्थरों के ऊपर पॉलिश की जो कला है ये फिर ठहर जाती है। यानी पॉलिश कहीं विलुप्त हो जाती है, फिर उसके अंदर पत्थर पत्थर रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यानी जो अशोक के स्तंभों पर जो हमें पॉलिश दिखाई पड़ती है आगे चलकर, आज की तारीख में पॉलिश हो रही है, ठीक है। और वो किस तरीके की पॉलिश है, कोई केमिकल पॉलिश है, किसी फैक्ट्री में बनी हुई पॉलिश है। लेकिन उस समय जो उन्होंने वज्रलेप तैयार करा हुआ था वो अपने आप में उस युग की मौर्य काल की अपनी विशिष्टता थी, जो उस काल की मूर्तियों पर दिखाई देती है और जो यहाँ तक आते आते इस काल के समापन तक आते आते कहीं लुप्त होने लग जाती है और नहीं दिखाई देती है और लगभग समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं, चित्रकला की बात हम करेंगे अभी कल। लेकिन मौर्य काल में मूर्तिकला और जो इनका जो भवन निर्माण कला थी, इसके जो उदाहरण है अपने आप में अनूठे हैं। स्तूप एक आइकॉनिक पहचान है, इनकी अद्वितीय पहचान है। स्तूप में बने हुए चिन्ह विश्व भर में अपनी पहचान रखते हैं। भारतीयता की दृष्टि से, उस कालखंड की दृष्टि से, मूर्ति कला के चरमोत्कर्ष की दृष्टि से रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। और जिन स्तूपों की रचना की गई वे स्तूप, कौन बात कर रहा है? हाँ कहते हैं किसका माइक ऑफ? कहते हैं आज मम्मी हम वही कह रहे हैं कल मन ला गए, चलो सब कर देखे, चलो कहा कहते हैं चलो चलो रोटी से कटवा तो चलो किसका माइक ऑन है? हाँ वैसे माइक जरा देखिए, चेक करिए किसका माइक ऑन है। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, शायद उनको आवाज नहीं मेरी सुनाई पड़ रही है कि माइक डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये कौन है जरा देखिएगा इनको लिस्ट में। लेकिन हाँ, अब आप ये देखिए, भारत में आगे चलकर जिस भवन निर्माण कला को आप देखेंगे भारतीय स्थापत्य में, मौर्यकालीन स्ट्रक्चर उससे बिल्कुल अलग है। आगे चलकर आप ऊंचे मंदिरों का निर्माण देखेंगे, है ना। साउथ में जाएंगे तो ऐसे मंदिर होते हैं और जिनमें इस तरीके का चिन्ह बना हुआ था, उसमें बाहर दुर्ग होते हैं, बाउंड्री होती है, द्वार होते हैं, बहुत कुछ होता है। मदुरई के टेम्पल देख लीजिए सैंपल तौर पे। पूरी दक्षिण भारतीय शैली बिल्कुल अलग है ना। जो इस समय की कला है वो आगे चल, वो सिर्फ बौद्ध काल से जुड़ी हुई कला है। जहां जहां बौद्ध धर्म के संबंधित स्तूप बनाए जाएंगे वो आगे भी मिलेगी आपको ये। लेकिन जब अन्य राजाओं का शासन आएगा वहां पर आपको ये स्थापत्य उनके शासनकाल में रिपीट नहीं मिलेगा। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा होंगे आगे भी, इस समय में भी, जिनको बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि, वो अपने गुरु के गुरुत्व को दिखाने के लिए संभवतः उस तरीके के स्ट्रक्चर का पालन करते हैं, चाहे किसी बिल्डिंग पर बनाए या कहीं भी बनाए। लेकिन ये जो काल जो निकल कर गया है, इसके उदाहरण इस काल की विशेष पहचान है, जो कि आगे चलकर इस युग के साथ में यहीं पर ठहर जाते हैं और अन्य तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो इस पत्थर पे बनी गई कला को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ इसके बाद में
जो जब आप शुंग काल पर आते हैं, लेकिन हाँ शुंग काल क्योंकि मौर्य काल से ही जुड़ा हुआ आगे का काल है, यहाँ पर भी अभी स्तूपों की संरचना क्योंकि बौद्ध काल से जुड़ी हुई है, यहाँ पर यही चीज दिखाई देती है। तो आपने पहले लाटों के बारे में पढ़ा, इसके बाद में सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। और सांची की शैली, अभी हमने इसके द्वार के बारे में आपको बता दिया था, क्योंकि इसमें बाकायदा द्वार बना हुआ है, सोपान बने हुए हैं और तोरण बने हुए हैं इसमें। सांची की शिल्प शैली को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ की मूर्तियों के बारे में हम बात थोड़ी सी और करके फिर अजंता पर आएंगे। तो जो सांची का स्तूप है, इसके बारे में यही बताया मैंने कि ये मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है। आप जब जाते हैं ट्रेन के नीचे रास्ते से ऊपर ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर ये कहीं इसकी संरचना की गई है। इसमें विशेष तौर पर जो इसकी बाउंड्री और द्वार ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है और शुंग राजाओं ने इसके चारों ओर दोहरी वेदिका बनवाई और सातवाहन राजाओं ने इसको आगे चलकर और आगे कार्य बढ़ाया है। इसमें द्वारों को बनवाया है और 4 तोरण द्वार इसमें बनवाए। उनकी बनावट एक समान है तोरण द्वारों की, लेकिन उनके ऊपर जो शिल्प कृतियां हैं वो अनेक अनेक समय पर बनी होंगी, तो इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। और ये स्तूप पर्यटन की दृष्टि से आज की तारीख में बहुत अधिक मायने रखता है और भारतीय कला के रिप्रेजेंटेशन में ये सहायक है। अब आप ये बताइए कि कुछ और आपने चीजें पढ़ी होंगी, तो कुछ चर्चा के लिए आपके पास इस समय है? आप जो भी लोग इस समय क्लास में हैं, मैंने कुछ चीजें आपको बराबर बता रही हूँ शोध से संबंधित, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स और निकाले आपने? हैं भी क्लास में कि नहीं है तो सही। अंजलि सिंह नहीं है? जी मैम है। हाँ, क्या चल रहा है आपका? मैम खुशबू, क्या नाम है? खुशबू ही नाम है? अनामिका तिवारी। यस मैम। हाँ जी, क्या चल रहा है? मैम मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड पुराने रिसर्च पेपर सर्च किए थे और मैम मैं उसको रीड कर रही हूँ और थोड़े से और रिसर्च गैप फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। 2-3 क्वेश्चंस मैंने फाइंड किए हैं, उसको आगे लेकर चलना चाहूँगी और मैम थोड़ा सा और पढ़ रही हूँ उसको कि क्या हो सकता है। अच्छा, आरती जौहरी आरती जौहरी का क्या चल रहा है? आरती जौहरी, माइक ऑन कर रहे हैं, बताएं कुछ। मैम मैंने भी रिसर्च पेपर बहुत सारे डाउनलोड किए हैं अभी और मेरा भी अभी उसी पर देख रही मिल हूँ क्या रहा लिख है? सकती हूँ। मिल रहा है आपको? जी मैम। मैटर मिलना शुरू? जी। मैटर का मतलब आप उससे आगे क्या सोचेंगे, वो पीछे का चीजें मिलने शुरू की, उससे संबंधित कुछ काम हुआ है ना, लिंक्ड, उससे लिंक्ड पेपर्स पर। कैलाश कुमार। यस मैम। हाँ मैम हमने अभी एक अपना टॉपिक तैयार किया है जो है गौतम बुद्ध के अलौकिक जीवन के संदर्भ में कलागत चित्र एवं मूर्तिशिल्प की विशेषताएं एवं महत्व। मैम इसका एक सर्वेक्षण अध्ययन हमको करना है। मैम ये मेरा टॉपिक है। क्या, दोबारा बोलिएगा? मैम मेरा टॉपिक है गौतम बुद्ध के अलौकिक जीवन के संदर्भ में कलागत चित्र एवं मूर्तिशिल्प की विशेषताएं एवं महत्व। अच्छा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक लिया है, बस में इतना काम तो बुद्ध के ऊपर हो चुका है। मुझे लगता है शोध पे, जब आप मेन शोध पे जाएंगे ना,
टॉपिक पे थोड़ा विचार करें। और जी मैम। ठीक है, क्योंकि जितना पूरा आप जो काम देखते हैं ना अजंता और ये सब जो है सब बुद्ध के ही ऊपर तो हुआ है ज्यादा काम। कलागत शिल्पी तो है सारा, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसमें विषय को थोड़ा नयापन देने की कोशिश करें। इसमें मैम हम नयापन कैसे मैम कुछ? आप तो जैसा हुआ है वैसे का वैसे ही ले रहे हैं ना, तो मैम है ना। इसमें हम क्या सिर्फ उसका सार तो वही है जो हो चुका। मैम इसमें हम क्या चेंज करते हैं जो मेरा कुछ नया हो जाए? अभी आप और सोचें इसमें। कलागत शिल्प में आपने कलागत शिल्पी तो है सारा, मैं कह रही हूँ इसके मूर्ति लो, इसमें चित्र लो, मैम है ना। मैंने समझ किया है कलागत चित्र एवं मूर्ति शिल्प की विशेषताएं एवं महत्व। सब महत्व वगैरह इनमें देखिए, मेरे हिसाब से ये टॉपिक पुराना है। जी मैम। ठीक है, तो अभी विचार करें आप अभी। ठीक मैम। ठीक है, हाँ सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा नएपन के साथ आएंगे तो निकल आएगा आपका। ठीक मैम। हाँ, या तो इसे वर्तमान संदर्भों में कहीं जोड़ेंगे आप, है ना। ठीक मैम। इससे प्रेरणा लेकर वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में तो मूर्ति शिल्प बन रहे हैं ना बुद्ध जी के, मैम। जी कहाँ मैम। बन रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा इस तरीके से आप सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है मैम। ठीक है, और बताएं। थैंक यू मैम। कृति है कोई, कृति नहीं, क्या नाम है, नाम तो मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं इसमें डायरेक्ट सबके। कल्पना चौरसिया है, क्या है, चौधरी कल्पना। मैम रिसर्च पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ जरा 1 मिनट ऑन करें अपना कैमरा। हाँ बताओ क्या चल रहा है। मैम रिसर्च पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। आप कंप्लीट कर रहे हैं रिसर्च पेपर की रिव्यू? रिसर्च पेपर कर रहे हैं कि मैम रिव्यू कर रहे हैं? रिसर्च पेपर, मैम रिसर्च रिसर्च पेपर, अभी रिसर्च पेपर आपको लिखने के लिए दिया गया है या रिव्यू करने के लिए दिया गया है? मैम रिसर्च पेपर दिया गया है। तो आप पढ़ रहे हैं, उसमें से डेटा कलेक्ट करने के लिए पढ़ रहे होंगे ना, तो Yes, रिव्यू का पार्ट हुआ ना। अगर आप अगर आप इस समय पर रिसर्च पेपर पढ़ के उसमें से जानकारी निकाल रहे हैं तो वो रिव्यू का पार्ट है आपके। ठीक है, वो रिसर्च पेपर तो आप अभी थोड़ी लिखेंगे, रिसर्च पेपर बाद में लिखेंगे। अभी आप जो भी टॉपिक लेकर उसमें काम कर रहे हैं वो रिव्यू है आपका। ठीक है, और बताएं। इसमें प्रवीण यादव, कल बात हो गई थी शायद थोड़ी सी। कृष्णा जी मिश्रा। यस मैम। हाँ, मैम इस टाइम बस टॉपिक का सिलेक्शन और उसमें कंफ्यूजन जो भी है वो जैसे आपने बताया उसके अकॉर्डिंग मैम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले कुछ एक दो आर्टिस्ट ले रहे थे, फिर अब जैसे आपने बताया था कि आर्टिस्ट की संख्या बढ़ेगी तब मैटर ज़्यादा मिलेगा, तो अब उसमें और आर्टिस्ट को इंक्लूड करके और फिर उस एरिया के अगर लगता है कि एक क्षेत्र में काफी काम हो रहा है तो आप उसमें से मुख्य चीजें ले लें, बहुत ज्यादा तो मत लेना, बहुत ज्यादा मत लेना। जिन्होंने कुछ वो बनाए, लैंडमार्क बना लिए हैं, कुछ इनकी उपलब्धियां बहुत ऊंची ऊंची हैं, उनको लेना आप। यस मैम। जैसे अलग अलग विधाएं हो जाएंगी उसमें, जैसे कोई भी जो भी आप आर्ट फील्ड उनका लोगे उसकी स्पेशलिटी को पूरा करने वाले 4-6 आर्टिस्ट जो है आप बस उतना ही सिलेक्ट करना। अगर बहुत ज्यादा में जाओगे या फिर एक टाइम पीरियड में, कितने 20 वर्षों के कालखंड में, यस टाइम पीरियड में या एरिया को आप लिमिट कर देना, इस क्षेत्र के लोग, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। जैसे आप संपूर्ण भारत ले लिया तो भारत में आप घूम नहीं पाओगे, फिर आप उल्टा सीधा डेटा प्रस्तुत करोगे। तो ये है कि जितना करो उतना गहराई में करो, और शोध में भी जितना अपने करीब के आसपास के यदि अच्छे टॉपिक आपको मिल जाते हैं कला से संबंधित तो उनके ऊपर को लिया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्षेत्रीयता का उद्देश्य भी पूरा होता है और बारीक चीजों पर नजर जाती है जिन पर और दूर पे बैठे लोग नहीं, जिन्हें जान सकते, तो उससे डेटा कलेक्शन होता है। तो ये मेरी समझ में आता है कि इस तरीके की चीजें भी व्यवहारिक होती हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी, एक का संबंध दूसरे, है ना, एक कालखंड का दूसरे से या एक विषय का दूसरे में, देखिए आपके कहाँ इंटरप्शन होता है। हिंदी साहित्य में, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में इस तरीके के आर्टिस्ट मिलना, है ना। जी जी जी।
आर्ट के फोक और इंग्लिश के फोक या हिंदी के फोक का आपस में क्या संबंध है ना, उनके Yes. लोक का, उनका लोक साहित्य और यहाँ की लोक कला क्या आपस में कहीं मैच करते हैं। कुछ इस तरीके की चीजें जो है, जो वो है, वो कुछ नयापन लेकर आएंगी अब आने वाले समय में। तो बस सिर्फ एक नजरिया डेवलप होने की देरी है। तो अगर आपका थोड़ा सा दिमाग ऐसे चलना शुरू करता है तो मुझे लगता है अभी रिव्यू तो आप बेशक कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा आगे अपने टॉपिक के चुनाव तक आपको कुछ शायद नयापन मिल जाएगा। बस दिमाग में ये हलचल पैदा हो जानी चाहिए कि अभी हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये ट्रेनिंग पीरियड ही है आपका, ये वाला जो है 6 महीने ये, और इसके अंदर आपका यदि ये सोचने का तरीका यदि आपका क्रिएट हो जाता है या बदल जाता है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर काम की चीज मिल जाएगी। ठीक है, और बताएं। किसी और की कोई क्वेरी है? मैम मुझे एक चीज पूछनी थी मैम, मैंने सुना है रिव्यू पेपर भी कुछ होता है, तो मैम रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में क्या डिफरेंस होता है? रिव्यू पेपर आई थिंक कि कोई ऑलरेडी बुक लिखी हुई है और उसका रिव्यू करना, उसके बारे में जैसे होता नहीं है विश्लेषण करके फिर आप अपनी जो वो टीका टिप्पणी जो उस पर करते हो, वो रिव्यू हुआ। जैसे ओके होते नहीं पुस्तक समीक्षा, ओके फिल्म समीक्षा आते नहीं, 3 स्टार दिए, 2 स्टार दिए, 2.5 स्टार दिए, है ना, वो यस होता है मैम। रिव्यू। हाँ, तो मैम जैसे हमने कोई टॉपिक लिया तो हम उसके बारे में पढ़ के फिर उसके बाद हम क्या समझते हैं, एक निष्कर्ष टाइप का ये आप उसमें। लिखोगे किसी अखबार के लिए लिखते हो, कहीं कहीं लिखते हो, तब अच्छा। अभी आपकी वो ओके मैम। भूमिका नहीं है। अभी आप अपने शोध से संबंधित आप उस समय रहिए, एक दायरा है आपका कि आप क्या कर सकते हो। जब आप फ्रीलांस बन जाओगे ना, तब आप जब आर्ट क्रिटिक की भूमिका में जाओगे, अगर आप जाते हो तो तब आप ये ओके। करोगे। किसी की एग्जीबिशन है उसके बारे में आप जैसे जैसे आपने प्रयाग शुक्ल को नाम सुना होगा, यस मैम। आपने अन्य लोगों का नाम सुना होगा, दिल्ली में विनोद भारद्वाज हैं और बहुत से आर्ट क्रिटिक्स हैं। आर्ट गैलरी वाले अपने कुछ आर्ट क्रिटिक्स को बुलाते हैं। उनकी कही हुई बात एक मतलब एक लैंडमार्क, एक टाइम मार्क, या एक ऐसा वो होता है ना कि जो दर्शक को प्रभावित करता है, जो आर्ट गैलरीज को प्रभावित करता है, जो उस टाइम में चलने वाले लोगों को प्रभावित करता है, वो उस तरीके की चीजें हैं। तो वो आर्ट ओके क्रिटिसिज्म के तौर पे जाती हैं। तो वो एक आप ओके कैरियर के तौर पर उसको अपना सकते हो। अभी इस समय आपको अपने रिसर्च पर ध्यान देना है। आर्ट क्रिटिक एक कैरियर है, आर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे कैरियर हैं, जैसे पढ़ाना, लिखाना, रिसर्च करना, बहुत सारी चीजें और हैं। उसी तरीके से आर्ट क्रिटिसिज्म, आर्ट के क्रिटिसिज्म फील्ड को अपनाना, फिल्म क्रिटिसिज्म को अपनाना, ये आर्ट से जुड़े हुए ही कैरियर हैं, ये आगे की चीजें हैं। ठीक है, तो उम्मीद ओके। है कि, और मुझे ये बताइए आप मेरी क्लास से सेटिस्फाई हैं? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रही है चीजें? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, और आप अपने सवाल कुछ रखें जिन्हें हम क्लास मैम में डिस्कस मुझे करें। एक सवाल पूछना है मैम। बताओ।